सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लास में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल मैथ का पेपर जो आपका सन 2024 की परीक्षा में हुआ है 27 फरवरी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 2024 गणित का आपका ये पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर ये पेपर आया हुआ है। और ये जो लिखा हुआ 822 HY ये पेपर का क्या है, संकेतांक है। और जो 928 है ये पेपर का कोड होता है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का इसका समय है। अगर आप सन 2022 और 23 का पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हाई स्कूल और इंटर के पेपर की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र के अंदर आपको 2 खंड दे रखे हैं, ए और व। जो आपको खंड ए होगा उसके अंदर आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न होंगे, और ये जो आपको प्रश्न है ये आपको OMR शीट पर करने हैं, यानी कॉपी के अंदर ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने। और OMR शीट पर गोले काले करने के लिए आपको नीले या काले वॉल पॉइंट कलम से ही, मतलब पेन से ही करने हैं। उसके नीचे आपको लिखा हुआ है कि OMR शीट पर आपने जो गोला काला कर दिया उसको आपको काटना नहीं है। अगर आप काटते हैं या वाइट का प्रयोग करते हैं या इरेजर का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। उस आगे आपको दे रखा है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। एक तो हो जाएगा आपका बहुविकल्प प्रश्न वाला खंड, ये तो हो जाएगा आपका OMR शीट पर। इस OMR शीट के अलावा आपको जो वर्णनात्मक प्रश्न है, ये आपको लिखा हुआ वर्णनात्मक जो प्रश्न है उसमें अंदर कुल आपको 5 खंड है, और उनके सामने लिख दिया गया है कि कितने अंक किस क्वेश्चन के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो आपका विकल्प नंबर 1 था वो आपको कौन सा क्वेश्चन दे रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका खंड ए सेक्शन ए है, बहुविकल्प प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3x² + 5x + 2 के शून्याङ्कों का योगफल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण लिख लेंगे 3x² + 5x + 2, और इस समीकरण के बराबर हम क्या ले लेंगे, बराबर में 0 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन की हम तुलना करेंगे ax² bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा आपका, जो x² के गुणा में लिखा हुआ है। तो a का मान हो जाएगा आपका 3, और b का मान हो जाएगा जो आपका x के गुणा में लिखा हुआ है, तो x के गुणा में आपका लिखा हुआ है 5, और c का मान हो जाएगा आपका अचर पद। तो ABC के मान निकाल लेंगे। अब हमें निकालना शून्याङ्कों का योग। तो योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -b/a। तो b का मान कितना आपका 5 और a का मान कितना आपका 3, ये आ जाएगा शून्याङ्कों का योग। अगर आपसे पूछता है शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका c/a। तो c का मान आपका 2 है और a का मान आपका कितना है 3। तो हो जाएगा इसका गुणनफल और ये हो जाएगा इसका योगफल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो केवल पूछा गया है कि योगफल कितना होगा। और इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको 3 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में कराने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसका आपका विकल्प नंबर आपका लिखा हुआ है -5/3, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण दे रखी है आपको, ये 2 समीकरण है। वो कह रखा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा जब अगर आपका a का मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सोल्व करके यहाँ से a का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे जो पहली समीकरण है इसे हम 1 मान लेंगे, और दूसरी वाली को हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे। जब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना। जब हम तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या होगा, जो x के गुणा में है। तो a1 का मान हो जाएगा आपका 2, b1 का मान हो जाएगा a, और c1 का मान हो जाएगा -1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से a2 का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 3, b2 का मान हो जाएगा -5, और c2 हो जाएगा -7। अगर इसका कोई हल नहीं है, यानी लिखा होगा कोई हल नहीं है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है a1/a2 =
B1/B2। तो A1 का मान आप कितना है 2, A2 का मान आपका 3, B1 का मान है A और B2 का मान है -5। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी तरफ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 और बटे में आपका लिखा हुआ 3 और ये हो जाएगा आपका A का मान। तो A का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका -10/3। तो 10/3 जो है आपका कौन से ऑप्शन में, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है -10/3 वो है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा हुआ -10/3। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूलों की हमें प्रकृति निकालनी है। अगर हम मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए इस समीकरण की हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। अब हम तुलना किस समीकरण से करेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा विविक्तर, क्योंकि जब भी मूलों की प्रकृति कहता है तो हमें विविक्तर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की हम करेंगे तुलना। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा आपका 2, b का मान आ जाएगा आपका 5 और c का मान आ जाएगा आपका 4, क्योंकि ये होता है a का मान, ये होता है b का मान और होता है आपका c का मान। तो a b c का मान निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे विविक्तर का। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ये सूत्र है। अब b की वैल्यू आपकी कितनी है, b की वैल्यू आपकी है 5, तो यहाँ पर कर देंगे 5 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो 5 का हो जाएगा आपका 25, 4 चौक 16, 16 दूनी हो जाएगा आपका 32। तो 32 में से हम घटा देंगे आपका 25, तो कितना बचेगा आपका -7। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई वो माइनस की निकल कर आई है। अगर आपका d का मान क्या है, देखो ये संख्या हमारे पास क्या है, 0 से छोटी है। अगर आपका d का मान क्या है, देखो क्या है, 0 बड़ा होता है, d का मान क्या हमारे पास क्या छोटा है। तो इसका मतलब यह है कि जो d की वैल्यू है वो 0 से भी क्या है, छोटी है। जब d की वैल्यू आपकी 0 से छोटी है तो इसका मतलब यह है कि जो मूल हैं वो आपके वास्तविक नहीं है। और वैसे भी अगर मान लो इसका d का मान आपका प्लस का निकल का है तो मूल वास्तविक कहलाएंगे, वरना मूल वास्तविक नहीं होंगे अगर आपका d की वैल्यू माइनस की निकल आती है तब। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ वास्तविक नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, ये समांतर श्रेणी का सवाल है। 4, 9, 14, 254 का अंत से हमें 10वां पद निकालना है। अंत से अगर हम पीछे की साइड से देखते हैं तो इधर की साइड से 10वां पद कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, ये आपको एक AP दे रखी है, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a का मान निकाल लेंगे। तो a का मान होता है आपका पहला वाला पद, इसे हम बोलते हैं श्रेणी का प्रथम पद। और हम जब d का मान निकालते हैं इसे बोलते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने के करते हैं दूसरे वाले पद में से घटाते हैं पहला वाला पद। तो हम 9 में से घटाएंगे 4, तो यहाँ बचेगा आपका 5। और ये लिखा हुआ 254, ये क्या है, इस श्रेणी का अंतिम पद है, यानी कि इसके बाद कोई भी पद नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका l का मान। और हमें निकालना है अंत से 10वां पद। तो n का मान कितना होगा आपका 10। अब इसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो ये सूत्र है, अंत से nवां पद अगर मान लो आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है l - n - इंटू d, ये सूत्र होता है। अब आपको l की वैल्यू कितनी दी हुई है 254, n का मान आपका दे रखा है 10, 10 में से घटा देंगे 1 और गुणा आपका d का मान कितना आपका 5। तो 254 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 9 और 9 गुणा 5, तो 254 - 9 पंजे 45। अब इसमें से हम ये वाला पद माइनस कर देंगे। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 9 और 0 और यहाँ आएगा आपका 2। तो अगर हम अंत से यानी कि इधर की साइड से इधर को हम 10वां पद देखते हैं तो वो कितना होगा आपका 209 होगा। तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही था। तो इसका आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 209। अब आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इसके लिए कौन सा विकल्प। तो इसके लिए विकल्प आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप चित्रों को देख सकते हैं। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कोण बी जो है, पहले वाले चित्र के अंदर कोण बी जो है वो 80 डिग्री का है और दूसरे वाले चित्र के अंदर कोण डी जो है वो आपका क्या है 80 डिग्री है, यानी कि ये वाले कोण के आपस में बराबर हैं। और आप यहाँ पर भुजाओं का अगर अनुपात निकालते हैं तो ये अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन इसका सबसे सिंपल ट्रिक ये है
कि आप इन विकल्पों में देख सकते हैं कि कोण बी और कोण डी कौन से ऑप्शन के अंदर बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो बी बीच में लिखा हुआ है, लेकिन ई, इसी ई की जगह पर डी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डी है वो 80 डिग्री का है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ बी और यहाँ लिखा हुआ आपका डी, क्योंकि कोण बी जो है वो क्या है, कोण डी के बराबर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों के अंदर सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है -3, -4 की मूल बिंदु से हमें दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु से हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो जो मूल बिंदु होते हैं वो होते हैं आपके 0,0, तो एक बिंदु हो जाएगा आपका 0,0 और एक हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से बीच की दूरी का मान निकाल लेंगे। तो बीच की दूरी का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, उसके लिए आपके सूत्र होता है d बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इस सूत्र के अंदर x2 को शुरू में लिख सकते हैं और x1 को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लगा लेते हैं, ये होता है आपका x1, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो मान लगा लेते हैं, तो x1 का मान 0, x2 का मान है -3, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और y1 का मान 0, y2 का मान -4, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो टोटल जो मान हो जाएगा वो जाएगा आपका 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 5। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 5 मात्रक या 5 इकाई भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था ट्रिग्नोमेट्री से, यहाँ पर लिखा हुआ कोट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कोट ए बराबर 3/4 और सेक ए का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं कि कोट का उल्टा आपका tan होता है, तो हम क्या करेंगे, कोट का उल्टा कर देंगे तो tan बन जाएगा। तो यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं इसका भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। और tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा आपका 3। अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए है, बी है और ये हो जाएगा आपका सी। तो लंब आपका कितना है 4 और आधार कितना आपका 3। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है आपकी कर्ण का वर्ग। तो कर्ण आपका इसमें AC, ये आपका कर्ण होता है, नीचे वाली भुजा आधार होती है और ये आपका लंब होता है। तो AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। तो AB का मान कितना आपका 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का होता है आपका 16। टोटल आपको हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। अब आपको जो 25 लिखा हुआ है ये 5 का वर्ग होता है, तो इस 25 को हम लिख लेंगे 5 का वर्ग, ये वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल। तो AC का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका 25। और किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो 4 और 3 से हमेशा जो कर्ण का मान होगा वो आपका बड़ा ही आएगा। अब हमें निकालना सेक का मान। तो सेक का मान निकालने से पहले हम कर लेते हैं कोस का मान, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आपका 3 और कर्ण कितना आपका 5, कर्ण 5 निकल का है। अब इसका हम उल्टा कर देंगे, तो सेक बराबर हो जाएगा आपका 5/3 और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 5/3। तो 5/3 जो है आपका वो हम देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 5/3, 5/3 है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी 5/3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है। यदि tan अल्फा बराबर आपका sin अल्फा दे रखा है तो हमें अल्फा का मान निकालना था। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो हमें निकालना है अल्फा का मान। तो tan को हम लिख लेंगे sin बटे कोस, क्योंकि tan को हम sin बटे कोस के पदों में तोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है sin।
अब ये वाला साइन इससे हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक आ जाएगा, तो 1/, आपका हो जाएगा कोस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1। अब कोस के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कोस अल्फा बराबर 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ कोस, तो कोस के अंदर आपका जो 1 है वो कितने का मान होता है, तो वो कोस 0 का मान होता है, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। अगर यहाँ पर कोस है तो यहाँ भी हम कोस के लिए देखेंगे, अगर यहाँ पर टेन होगा तो यहाँ भी हम टेन के लिए देखेंगे, और ये अगर यहाँ पर यहाँ साइन होगा तो यहाँ भी हम देखेंगे साइन में 1 कितने का मान होता है। तो ये कोस से कोस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी कि 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपका कौन से वाले ऑप्शन में है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो 0 डिग्री ऑप्शन था वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में था 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि एक छड़ की जो लंबाई है, छड़ की लंबाई और छाया का जो अनुपात है वो 1:3 है, तो सूर्य का हमें कोण निकालना है। अब देखो छाया जो होती है वो धरती पर पड़ती है और जो लंबाई होती है वो ऊपर होती है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो जाएगी इसकी छाया और ये हो जाएगी इसकी लंबाई, क्योंकि देखो लंबाई और छाया का अनुपात 1/3 है, तो ये तो हो जाएगी आपकी छाया और ये हो जाएगी इसकी लंबाई, क्योंकि लंबाई की छाया हमेशा धरती पर पड़ती है, यानी कि बेस आधार। तो जो आधार है वो ये वाला हो जाएगा, तो ये आपका क्या है छाया और ये हमारे पास क्या है इसका लंबाई है, और हमें निकालना है इसके अंदर उन्नयन कोण यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो थीटा की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है लंब और ये आपका क्या है आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, तो लंब बटे आधार जो आता है वो आपका आता है टेन के अंदर, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा बराबर इसमें लंब कितना आपका 1 और आधार कितना आपका √3, ये हो जाएगा। अब हमें देखना है, जैसे हम क्वेश्चन में ये वाला भी किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस टाइप का ये वाला बन गया। अब देखेंगे टेन में जो 1/√3 है वो कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका टेन 30 का मान। अब टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ले लेते हैं कौन से वाले ऑप्शन में है, तो 30 डिग्री जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपका वृत्त से लिया गया है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाओं की, मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर। इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर लेंगे, अगर हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं तो डायग्राम कुछ इसका इस प्रकार से बन जाएगा, एक वृत्त के व्यास के सिरे, देखो ये हो गया आपका वृत्त। व्यास हम किसे कहते हैं, व्यास वह रेखा कहलाती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त को दोनों तरफ स्पर्श करे। देखो ये आपका क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका ये केंद्र से और इस केंद्र से होकर ये रेखा जा रही है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, अब वृत्त के व्यास के सिरों पर हमें समांतर भी रेखा खींचनी है और स्पर्श भी खींचनी है। तो देखो ये तो हो जाएगी आपकी स्पर्श रेखा, क्योंकि देखो वृत्त को स्पर्श करेगी तो स्पर्श रेखा कहलाएगी, और ये भी हो जाएगी इसकी स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा भी है और साथ ही साथ क्या है आपकी समांतर रेखाएं भी हैं। देखो ये रेखा क्या है, इसके बिल्कुल समांतर खींची हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर समांतर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है वो आपकी 2 है। अगर क्वेश्चन में केवल ये होता कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर इस समांतर ना कहता खाली कहता स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो स्पर्श रेखाएं हम अनंत खींच सकते हैं, लेकिन समांतर स्पर्श रेखाएं हम केवल वृत्त में 2 ही खींच सकते हैं। अब हमने ये वाला डायग्राम इस तरह बनाया है, अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो कुल मिलाकर आप एक वृत्त के अंदर 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है 2। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ आपका क्षेत्रफल से लिया गया है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पर आपकी आर की वैल्यू दे रखी है और थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसका जो आंसर है आपको पाई के रूप में है तो हम पाई का मान नहीं लगाएंगे। थीटा का मान आपका 60 है, बटे में है 360, पाई को हम ऐसे रहने देंगे, और आर की जो वैल्यू आपकी कितनी है 12, और यहाँ पर हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो ये वाला 0 इससे कट जाएगा, 6 गुना 6, ये कट जाएगा इससे 6 बार, तो 1/6 गुणा पाई। 12 को हम क्या करेंगे 2 जगह लिख लेंगे, 6 से काट देंगे 2 बार, 2 की गुणा करेंगे 12 से, तो जाएगा आपका 24 पाई
और यहाँ हम लिख लेंगे वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग इकाई में निकल कर आता है, क्योंकि आर का मान सेंटीमीटर में तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, अगर ये होता इकाई में तो हम इकाई लिख देते। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 24 पाई सेमी स्क्वायर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट विकल्प जो आपको दे रखा है वो आपका मेंसुरेशन से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि एक गोले का व्यास आपका क्या है डी है, अगर गोले का व्यास आपका क्या है डी है तो हमें क्या निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको व्यास दे रखा है टी, व्यास बराबर डी, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है। हम सभी जानते हैं कि व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान अब कितना होगा d/2 होगा। और हमें निकालना गोले का आयतन, तो जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है आपका 4/3 पाई r⁻3। अब r की जो वैल्यू है वो है आपकी d/2, तो यहाँ लिख लेंगे d/2 और इसका हम कर देंगे घन, यानी क्यूब कर देंगे। तो 4/3 पाई d का घन d⁻3 और 2 का हो जाएगा आपका 8, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार। इस 2 की हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 और पाई और d⁻3। अब इसको क्रम से हम आगे लिख लेते हैं, पाई d⁻3 और बटे में आएगा 6। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो है आंसर पाई d⁻3/6। तो पाई d⁻3/6 कौन सी ऑप्शन में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पाई/6 d⁻3, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपको जो 13वां क्वेश्चन दे रखा है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का, ये देखो अर्धगोला है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ रखा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3 पाई r²। अगर हमसे पूछता है गोले का वक्रपृष्ठ तो 2 पाई r², और हमसे पूछा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है तो 3 पाई r², इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था संचय माध्यिका वाला। इसमें दे रखा कि निम्नलिखित वारंवारता सारणिका में माध्यक वर्ग निकालना है। हमें माध्यिका नहीं निकालनी, हमें केवल माध्यक वर्ग देखना है। इसका माध्यक वर्ग आपका कौन सा होगा, तो इसका माध्यक वर्ग हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे वर्ग अंतराल और वारंवारता, और यहाँ पर हम तीसरा कॉलम बना लेंगे संचय वारंवारता, क्योंकि माध्यक वर्ग में या माध्यिका निकालने हमें 3 खाने बनाने पड़ते हैं। तो संचय वारंवारता हम किस तरह से निकालते हैं, जो पहला पद है उसे जैसे है वैसे लिख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अगला पद जोड़ेंगे तो 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 10, फिर 10 में हम जोड़ेंगे 5 तो जाएगा आपका 15, फिर 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 23, और 23 में हम जोड़ेंगे 2 तो जाएगा आपका 25। तो टोटल जो आपका निकल गया है वो ये निकल गया है। और इसकी जो नीचे वाली संख्या होती है अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो वही इसका योगफल होगा। हम देख लेते हैं 6 4 10, 5 15, 15 2 हो जाएगा आपका 17, और 17 और 8 हो जाएगा आपका 25। तो टोटल आपका जो इसकी नीचे वाली संख्या होती है वही इसका योगफल कहलाती है। इसका जो योगफल अगर हम करके देखेंगे तो 25 ही निकल कर आएगा। अब हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई इसे मानते हैं हम n, तो n का मान अब कितना हो गया 25, और हम क्या करेंगे इसका डायरेक्ट हाफ कर देते हैं, यानी कि आधा कर देते हैं। तो कितना आएगा आपका 12.5। तो जो 12.5 ये लगभग हम 13 मान सकते हैं इसे। तो 12.5 जो है वो आपका कौन से कॉलम में बैठेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 12.5 जो वो 10 से तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन 15 से क्या है कम। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो 12.5 है वो इस वाले कॉलम में आएगा, यानी कि 15 वाले खाने में आएगा। तो 15 वाले खाने में अगर हम देखते हैं तो इसका जो माध्यक वर्ग होगा, ये जो वर्ग अंतराल कहलाते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 10 और 15, ये 10-15 का क्या कहलाएगा, इसका माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 10 से 15। तो 10 से 15 जिसका आप क्या है माध्यक वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट है, सन 2023 की परीक्षा में भी हर सेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वारंवारता सारणी के माध्य, जिसको माध्य नाम दे रखा 27 और माध्य का इसकी कितनी है 29, तो हमें इसका बहुलक निकालना है। तो जो मान पहले जिसका नाम पहले है उसका मान पहले में है, और माध्य का देखो बाद में है, तो इसका माध्य का मान कितना जाएगा आपका 29 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। तो 3 गुणा माध्य का कितनी है आपकी, इसकी माध्य का आपकी है 29, और 2 गुणा माध्य कितना आपका 27। तो हम 3 की गुणा करेंगे 29 से, तो 3 नम 27 और 3 दूनी 6 तो 8 माइनस 27 दूनी जाएगा आपका 54। हम क्या करेंगे इसमें से वाला पद माइनस कर देंगे, तो 7 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा आपका 3, और यहाँ भी आपका आ गया 3। तो बहुलक जो इसका निकल का आएगा
वो आएगा आपका 33 निकल कर। तो इसका आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है 20 विकल्प में से लगभग 13 मतलब 11 विकल्प ऐसे हैं जिनका आंसर आपका सी आया है। देखो इसका भी आंसर जो है सी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि निम्नलिखित सारणिका में क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग अंतराल, बारंबारता। अगर आपका सवाल होता माध्य या समांतर माध्य, तो इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? 4 कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा कॉलम बनाएंगे मध्यमान के नाम से। तो मध्यमान हम किस प्रकार से निकालते हैं? जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, इन दोनों का हम दोनों संख्या जोड़ते हैं। तो 0 + 10 कितना हो जाएगा आपका? 10। और 10 का हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, क्योंकि मध्यमान निकालने के लिए उसका आधा करना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 15। ये हो जाएगा आपका 50 का आधा 25। हो जाएगा आपका 70। 70 का आधा हो जाएगा आपका 35। अब हम क्या करेंगे? चौथे वाले कॉलम के अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। तो 5 हो जाएगा 10, 15 का ना हो जाएगा 15, 25 की करेंगे 4 से 25 चौका हो जाएगा आपका 100, और 3 पंजे 15, और 3 के 9 और 1 10। अब हम क्या करेंगे? इसमें इस वाले पद को जोड़ लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं समेसन एफ। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 4 हो जाएगा आपका 10। और जब हम इस वाले पद को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका ये वाला जो मान निकल का आएगा वो हो जाएगा आपका 5 और 5 10 का 0, और 1 2 2 और 1 3, और ये हो जाएगा आपका 230। और इसको हम बोलते हैं समेसन एफ एस। तो इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेसन मतलब एक्स बार बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। समेसन का मतलब होता है कि सभी का योगफल। अब इसकी जो वैल्यू आपकी है 230 है, और इसका मान हमारे पास कितना है? 10। तो ये वाला 0 इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर जो मान निकल का आएगा समांतर माध्य है, खाली माध्य है, तो वो आ जाएगा आपका 23। तो 23 हम देखते हैं 23 जो आपका कौन से ऑप्शन में है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 23। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 17। प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है कि एक अधिवर्ष, देखो अधिवर्ष हम उसे बोलते हैं कि जौन सा वर्ष आपका तो मतलब 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि हमारा क्या है 2020 है, अगर हम 2020 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? अधिवर्ष कहलाएगा। और अधिवर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के अंदर क्या होता है? जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है। अगर हम 2023 को डिवाइड करते हैं या 2021 को डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो सब बोलेंगे कि वो अधिवर्ष नहीं है। और उसके अंदर दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है। तो एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका प्रायिकता से लिया गया है कि 2 मित्रों का जो जन्म है आपका वो 2020 में हुआ है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन आपका एक ही दिन होगा। तो देखो 2020 भी आपका लीप वर्ष है, तो इसके अंदर टोटल मिला के 266 दिन होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1/1 366। अगर दोनों मित्र का जन्म इतने ही दिन हुआ है और दोनों का जन्मदिन अगर मान लो एक ही दिन हो रहा है तो 1/36 हो जाएगा। अगर अलग अलग होता तो हम 2 ये लगा देते हैं, ये वाला पद 2/366। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बीच की दूरी से 2 बिंदु दे रखे हैं 2,3 4,1 के बीच की दूरी हमें क्या होगी? हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को अभी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है कि निम्नलिखित में अपरिमित संख्या होगी। देखो अपरिमित संख्या हम कैसे कहते हैं? अपरिमित संख्या वह कहलाती है जो P/Q, यानी कि उसमें अंश और हर अगर है तो वो परिमित संख्या है। अगर उसमें केवल अंश वाला पद है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमित संख्या कहलाएगी। जैसे हमारे पास √25 है, अगर हम √25 को सोल्व करेंगे कितना आएगा? हमको 25 आएगा, मतलब 5 आएगा। और 5 के बटे हम 1 मान सकते हैं तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या आपकी परिमित संख्या है। ये भी आपकी क्या है? परिमित संख्या है। ये भी आपकी क्या है? परिमित संख्या है। और ये क्या आपकी अपरिमित संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमित संख्या है। और किसी भी अपरिमित संख्या में कोई भी संख्या हम जोड़ दें या कोई भी संख्या हम घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो भी एक अपरिमित संख्या ही होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 5√2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इस क्वेश्चन नंबर 19 को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे?
यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे डी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और आपको ये बिंदु दे रखे हैं 2,3 4,1, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 y1 और ये आएगा आपका x2 और y2। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें केवल हमें वैल्यू रखनी है। तो x1 का मान आपका 2, x2 मान आपका क्या है 4, तो 2 में से घटाएंगे 4 और ये हो जाएगा इसका वर्ग। y1 का मान आपका 3, y2 का मान कितना है 1, तो 4 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा -2, 3 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 का वर्ग कर 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4 और यहाँ भी 2 का वर्ग 4, तो 4 और 4 हो जाएगा आपका 8, और 8 का जो वर्गमूल हमारा निकल का आएगा वो आएगा आपका 2√2। और वर्गमूल हम किस तरह से निकालेंगे, 8 के हम टुकड़े कर लेंगे, तो 8 के जो टुकड़े निकल के आएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 निकल के आएंगे। तो जिसका जोड़ा बन जाता है उस संख्या को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√2। तो 2√2 यहाँ पर कौन से वाले ऑप्शन में है वो हम देख लेते हैं। तो इसका भी क्या आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तो इस 20 विकल्पों में से लगभग 11 विकल्प ऐसे थे जिनका जो आंसर था वो आपका सी ऑप्शन था। तो ये जो 20 विकल्प थे आपको ओएमआर शीट के अंदर करने थे। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया है। अब हम देखते हैं जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो वर्णनात्मक प्रश्न आपको किस टाइप के दे रखे थे। यहाँ पर दे रखा है सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न है, ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है इसमें सभी खंड हमें हल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था, यदि दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 26 तथा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे माना पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी मान लेंगे x माइनस 26। इस सवाल को हम x और y मानकर भी कर सकते हैं। तो x और y मानने से ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा इस वाले तरीके से क्वेश्चन जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब पहली संख्या हमने मानी है x, दूसरी मानी हमने x माइनस 26। हमने x माइनस 26 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अंतर आपको दे रखा है वो दे रखा है 26। अगर हम यहाँ से x का ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा आपका 26 आएगा। क्योंकि दोनों संख्याओं में इस प्रकार से माननी है कि उनका अंतर आपका क्या हो 26। और क्वेश्चन में आपको आगे कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अंतर आपका क्या है 26 और पहली जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो पहली संख्या आपकी क्या है x है और दूसरी क्या आपकी दूसरी संख्या है x माइनस 26। तो जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली की क्या है 3 गुनी है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण को हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, हो जाएगा आपका 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब इस वाले पद को हम इधर ले आएंगे, यानी कि x वाले पद x की तरफ कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के 78, ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x, माइनस के 2x बराबर माइनस के 78, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका ये 39 बार। तो x का जो मान आएगा वो आएगा आपका 39। तो जो पहली संख्या है वो हमने मानी थी x, तो x का मान क्या है आपका 39। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः पहली संख्या बराबर x, तो x का मान आया आपका 39। और दूसरी संख्या हमने जो मानी थी वो दूसरी संख्या मानी हमने x माइनस 26, तो x का मान आपका है 39 और दूसरे 39 में घटा देंगे 26, तो यहाँ बचेगा आपका 13। तो ये आ जाएगा उसका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हमें करना है उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच हम किस तरह कर सकते हैं। देखो इन दोनों का अगर हम अंतर देखेंगे, यानी 39 में से घटाएंगे हम 13 तो बचेगा आपका 26, क्योंकि देखो अंतर आपको 26 दे रखा है। फिर क्या रखा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो ये आपका क्या है 39 और ये आपका क्या है 13। अगर हम 13 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 39, तो 39 की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था वो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोट 2a के हमारे पास बराबर दे रखा है tan a माइनस 22 डिग्री, और जहाँ पर 2a क्या है आपका न्यून कोण है, तो हमें a का मान निकालना है। तो न्यून कोण हम कैसे कहते हैं, न्यून कोण होता है जिसका मान आपका 90 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कोट 2a, देखो कोट का उल्टा होता है tan और tan का उल्टा होता है कोट। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कोट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि tan 90 माइनस 2a, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा होता है। तो हमने क्या करा इस वाले पद को इस तरह से चेंज कर लिया और बराबर में लिखा हुआ है a माइनस 22। अब आपको जो tan है तो वो tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a
और बराबर यहाँ बचेगा a माइनस 22। अब हम क्या करेंगे, इस 22 को इस 90 की तरफ ले आएंगे, तो संख्या माइनस की तो इधर आगे प्लस बन जाएगी, बराबर a की तरफ हम इस 2a को ले जाएंगे, तो ये भी संख्या माइनस की, तो ये हो जाएगी आपकी प्लस की। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यह आपका 2 और ये जाएगा आपका, यानी कुल मिलाकर आपका 112 आ जाएगा, बराबर आपका लिखा हुआ है 3a। अब क्या करेंगे, इस 3 को इसके बटे में ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका a बराबर 112/3। अब 3 से हम 112 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 के 9, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21, यहाँ बचेगा 1। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, शेष फल को ले जाएंगे ऊपर और इसको हम ले जाएंगे इधर की साइड में, तो इसका आपको जो मान निकल आएगा a का, वो आएगा आपका 37 सही 1/3 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर आप देखते हैं लगभग 37.33 लिखा हुआ है, तो 37.3 जो वो क्या है, एक न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो 37 सही 1/3 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर मैंने √2, √3 और √7 के लिए क्वेश्चन कराए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन आपका क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मानकर चलते हैं कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना √2 के विपरीत यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम मानकर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस √2 के बराबर यहाँ हम a/b मान सकते हैं या p/q मान सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वही कहलाती है जो p/q यानी कि अंश और हर के रूप में हो। यहाँ पर अंश होता है, यहाँ आपका क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो जाएगा आपका √2 का वर्ग, और ये बन जाएगा आपका a/b का वर्ग। तो √2 का जब वर्ग करेंगे तो ये तो वर्ग में से रूट हट जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका a²/b²। अब हम क्या करेंगे, इस b² को उधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा इसके स्थान पर, तो हो जाएगा b² बराबर a²/2, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण का मतलब ये है, देखो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो किसी न किसी से कट जाती है पूरी पूरी। तो हमने माना कि a/b क्या एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये कि a का मान जो भी होगा वो क्या होगा, आपका 2 से डिवाइड होगा। तो अगर 2 से डिवाइड होगा तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि a² 2 से क्या आपका विभाज्य है, a² 2 से क्या है आपका विभाज्य है, ये 2 बार लिखा गया है, विभाज्य है। तो विभाज्य है इसलिए क्या होगा आपका 2 भी वो a, जो a होगा a भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा, यानी a² जब 2 से कटेगा तो a का मान 2 से कटेगा, सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा से मानना पड़ता है, यानी कि हम पुनः मान लेंगे दोबारा से। अब उस मानने की ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो इस a को हम लिख लेंगे इधर साइड में, बराबर लगाएंगे, और हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो 2 के लेकर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। a और b हमने पहले ही मान लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस a और b के अलावा कोई तीसरी संख्या मान लेंगे, तो हमने c मान लिया। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से इसका वर्ग करेंगे, तो a का वर्ग हो जाएगा a², 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और c का वर्ग हो जाएगा आपका c²। अब चूंकि b² बराबर के लिखा हुआ है a²/2, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका a² बराबर 2b²। तो इस a² की जगह हम क्या लगा देंगे, 2b² यहाँ पर लगा देंगे, तो 2b² बराबर 4c², 2 × 2 2 दूनी 4, तो b² बराबर कितना आएगा आपका 2c²। अब 2 इसके बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा आपका c² बराबर b²/2। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, अब देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने क्या मानना है, यहाँ पे a/b मानना है, तो हम क्या करेंगे, बारी से a के बटे में हम 2 ले आएंगे। देखो यहाँ पर a के बटे में 2 ले आए, और यहाँ हमने क्या क्या है,
ये हम बी के बटे में 2 ले आए हैं। तो इस पे हम लिख सकते हैं, चूंकि अब यहाँ भी हम वही लाइन लिख देंगे कि v स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो विभाज्य होगा तो इसका मतलब हो गया कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम √2 वाला क्वेश्चन हो या √3 वाला हो या √5 वाला हो, केवल इसी तरह से आपको सोल्व करना है। पर √2 की जगह आपको √3 लिखना है और 3 की जगह आपको लिखना 5 लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर डी। इसका मैं निकालना माध्य का। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये टेबल बनी हुई है, इसके मैं क्या निकालना, माध्य का। माध्य का को हम माध्यक भी कहते हैं। तो माध्य का है या माध्य का है, एक ही बात होती है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, हमें माध्य किसका निकालना है, माध्य का निकालनी है। यहाँ पर हम वर्ग अंतराल बना लेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे बारंबारता वाला कॉलम, और यहाँ पर तीसरा कॉलम बनता है संचय बारंबारता वाला। तो संचय बारंबारता हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो जो पहला वाला पद है उसे जैसे है वैसे लिख लेंगे, और इस वाले पद में को हम अगला पद जोड़ेंगे, यानी कि 8 में को हम जोड़ेंगे 7 तो हो जाएगा आपका 15, फिर 15 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 20, 20 में जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा 40, 40 में जोड़ेंगे 13 तो हो जाएगा 53, और 53 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा आपका 60। तो इसकी जो आपकी नीचे वाली संख्या निकल कर आती है वही इस कॉलम का क्या होगी, योग होती है। अगर हम सबको जोड़ें तो टोटल इसका जो योग निकल कर आएगा वो आपको निकल आएगा 60। अब हमारा जो मान निकल कर आया 60, तो इसे लिखेंगे n बराबर 60, और 60 आपका क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 30। तो हमें देखना कि जो 30वां पद है वो कौन से खाने में बैठेगा। तो आपको जो 30 है वो देखो 20 तो ज़्यादा है, तो इससे ऊपर तो होगा नहीं, यानी इससे नीचे नहीं होगा, यानी कि वो 40 वाले कॉलम में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम से इस 30वें पद के लिए मान निकाल लेते हैं। तो जो पहला वाला मान है वो होता है आपका L का मान, तो L बराबर हो जाएगा आपका 30। इन दोनों में कितने का अंतर है, यानी 40 में से घटाएंगे 30 तो बचेगा आपका 10। ये होता है आपका F का मान, तो F का मान हो जाएगा आपका 20, और जिस कॉलम में हम हैं उससे एक ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका CF का मान, तो CF का मान हो जाएगा आपका 20। तो हम इस तरह से इन सब के मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य को हम मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम ME लिख लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है L + N/2 - CF बटे F, और गुणा में होता है आपका H। अब L का मान कितना आपका 30, N/2, ये आपका N/2 है, यहाँ आपका N का मान लगाते डायरेक्ट 2, 60/2। CF का मान आपका लिखा हुआ 20, और F का मान आप कितना है 20, और H का मान आप कितना है 10। अब हम 10 से पूरा कट जाएगा 2 बार, इस 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस यहाँ बचेगा 30 - 20 और बटे 2, तो 30 प्लस यहाँ बचेगा 10 और 10/2, 2 से काट देंगे 5 बार, तो हो जाएगा आपका 30 + 5। तो 30 + 5 कितना होता है आपका 35। तो इसकी जो माध्यिका आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा 35। हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण है, इसके में मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने का मतलब ये है कि हमें इसे हल करके x के मान निकालने हैं। और यहाँ पर देखो 2 घात लगी हुई है, तो इसके 2 आंसर निकल कर आएंगे। अगर 1 घात होती तो 1 आंसर निकल कर आता है। तो इसे हम किस तरह सोल्व करेंगे, अब यहाँ आपको द्विघात समीकरण दे रखिए। तो द्विघात समीकरण हल करने का जो नियम होता है वो ये होता है, अगर आपको x² वाला पद है और इसके गुणा में कोई संख्या है, तो इस वाले पद की हम गुणा करते हैं लास्ट वाले पद से जिसमें x नहीं होता। तो हम 4 की गुणा करेंगे 5 से, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब हमें 2 संख्या ऐसी देखनी है कि जिनकी गुणा करने पाना चाहिए 20, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ ना, यहाँ पर हम 20 मानेंगे कि 20 लिखा हुआ है। तो 2 संख्या ऐसी जिनकी गुणा करने पाना चाहिए 20 और जोड़ने पाना चाहिए आपका 9। तो वो संख्या क्या होंगी, 4 और 5 ही होंगे। देखो 4 × 5 = 20 और 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका 4x² + 4x + 5x + 5 बराबर 0। देखो 4 × 5 हो जाएगा 20 और 4 और 5 हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। देखो 4 भी धरे हैं, x भी है, और 4 भी है और x भी है, तो हम क्या करेंगे 4x कॉमन निकाल लेंगे।
तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 1, यानी कि इन दोनों से जो है ये वाला ब्रैकेट बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कौन सी संख्या कॉमन निकालें कि जैसा ब्रैकेट ये है ऐसे यहाँ और बन जाए। अगर ये ब्रैकेट सेम सेम होंगे, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम क्या करेंगे प्लस के 5 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 1। अगर ये ब्रैकेट आपके सेम होते हैं तो जो फैक्टर हमने करे हैं गुणनखंड वो बिल्कुल सही होते हैं। अब इस वाले पद के साथ हम 5 लिख लेंगे, तो 4x + 5 और x + 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट के बराबर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इस वाले पद के बराबर 0 लगाएंगे तो यहाँ से x का मान आएगा -1 निकल कर। दूसरा पद हमारा क्या है, दूसरा दे रखा हमारे पास 4x + 5 बराबर 0, तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा -5, तो x का मान आएगा -5/4। तो ये आ जाएंगे इन दोनों को इन क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि देखो द्विघात समीकरण होती है तो हमेशा 2 ही आंसर निकल कर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका F नंबर का है, पहले खंड का। वो दे रखा कि 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का हमें आयतन निकालना है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ व्यास आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और व्यास का आधा करके हम निकालेंगे त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1/2। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि छड़ की जो लंबाई आपको दे रखी है वो एक छड़ की लंबाई दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है छड़ का आयतन। तो आपकी जो छड़ है वो बेलनाकार है, बेलनाकार भले ही नहीं कहा गया है, लेकिन आपको जब लंबाई दे रखी है और आपको दे रखी है त्रिज्या, तो हमेशा हमें जो आयतन निकालना है वो बेलन का आयतन निकालना है, क्योंकि छड़ जो वो इस टाइप की है, इसकी लंबाई दे रखी है और इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है। तो छड़ का जो आयतन यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका πr²h, और यहाँ पर हम क्या करेंगे h की जगह केवल l लगा देंगे। अब पाई को हम ऐसे रहने देंगे, और r का मान आपका दिखा हुआ है 1/2, 1/2 का कर देंगे वर्ग, l का मान देगा आपका 8, यहाँ पर हम कर देंगे 8। पाई हम ऐसे लिख लेंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4, वही हो जाएगा आपका 8। 4 से पूरा कट जाएगा 2 बार, तो 2 की गुणा करेंगे पाई से तो हो जाएगा आपका 2 पाई सेमी की घात 3। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम पाई का मान लगाते हैं तो पाई का मान लगाने पर हो जाएगा आपका 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 44/7 सेमी की घात 3। तो ये आ जाएगा इस छड़ का आयतन निकल कर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 20 के 20 विकल्प सोल्व करके दिखाए हैं, और जो खंड नंबर आपका 1 है वो हमने इसके 6 के 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है वो आप वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि वीडियो के पार्ट 1 में अगर मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इससे आगे क्वेश्चन आपको वीडियो के पार्ट 2 में कराएंगे। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।